मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार, जियोग्राफी लेक्चरर, एसएमडी विद्या मंदिर, खौरी ब्राह्मणान रघुनाथगढ़ की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम 12th क्लास जियोग्राफी के लेसन 7 अध्याय 7 मानव व्यवसाय के प्रमुख प्रकार का अध्ययन करेंगे। इससे पहले की क्लासों में, पहले के वीडियो में हमने अध्याय 6 मानव अधिवासों का अध्ययन किया था। आज हम अध्याय 7 मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार में पाठ का परिचय जानेंगे। सबसे पहले पाठ का परिचय। पाठ परिचय के 2 पार्ट होंगे, 2 वीडियो होंगे। पहला पार्ट है, उसमें हम जानते हैं कि आज का जो अध्याय है उसके प्रमुख बिंदु क्या है। आज के अध्याय में जो प्रमुख बिंदु है वह क्या कहते हैं। सबसे पहले पाठ परिचय में मनुष्य जो है मानव भूगोल का केंद्र बिंदु है। हम सभी जानते हैं भूगोल के 2 प्रमुख पार्ट होते हैं, ये 2 प्रमुख शाखाएं होती है। एक होती है भौतिक भूगोल और दूसरा होता है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में पृथ्वी पर जितने भी समस्त प्राकृतिक तत्व है वह उसका केंद्र बिंदु होते हैं। उन प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। उसी तरह से मानव भूगोल जो है भूगोल की दूसरी प्रमुख शाखा है। इसमें मनुष्य और मनुष्य से जुड़ी हुई गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए मानव भूगोल जो है तो भूगोल की दूसरी प्रमुख शाखा है। इस मानव भूगोल में भूगोल का जो केंद्र बिंदु होता है वह मानव होता है। कौन होता है? मानव भूगोल का केंद्र बिंदु कौन होता है? मानव होता है। और वह मानव जो है वह एक क्रियाशील प्राणी है। मानव जो है एक क्रियाशील प्राणी है। कभी भी वह बिना किसी काम के, बिना किसी कार्य के एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं रुक सकता, नहीं बैठ सकता। वह निरंतर कोई ना कोई क्रिया करता रहता है। इस कारण हम कह सकते हैं मानव भूगोल का मानव एक प्रमुख केंद्र बिंदु है, अध्ययन का केंद्र बिंदु है। और मानव जो है सदैव एक क्रियाशील प्राणी रहता है जो अपनी आवश्यकताओं के लिए, मानव जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सदैव किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई क्रिया करता रहता है। अब हम जानते हैं आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। आर्थिक क्रिया, एक सामान्य क्रिया में और आर्थिक क्रिया में क्या डिफरेंस होता है, इसके माध्यम से हम जानेंगे। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? मनुष्य की, मानव की, मनुष्य की जिन क्रियाओं के माध्यम से, मनुष्य या मानव की जिन क्रियाओं के माध्यम से आर्थिक वृद्धि होती है, ध्यान रखना यहाँ पर आर्थिक वृद्धि होती है, उन सभी क्रियाओं को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। मनुष्य की जिन क्रियाओं, मनुष्य अपने जीवन यापन करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। उन विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में से कुछ चुनिंदा क्रियाएं ऐसी होती है जिन चुनिंदा क्रियाओं को ही हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। मानव के द्वारा की गई समस्त क्रियाएं आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत नहीं आती। कुछ चुनिंदा क्रियाएं ही उस आर्थिक क्रियाओं में शामिल की जाती है। तो आर्थिक क्रियाओं में मनुष्य जिन क्रियाओं के माध्यम से अपनी आर्थिक वृद्धि करता है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इसे हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि मनुष्य जीवन पर्यंत कोई ना कोई क्रिया करता रहता है, कोई ना कोई कार्य करता रहता है, लेकिन जिन कार्यों से, जिन क्रियाओं से उसको धन की प्राप्ति होती है अथवा जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति होती है, उन ही क्रियाओं को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे आप अपने किसी मित्र को 100 रुपए उधार देते हो, यह एक क्रिया हुई। आप अपने किसी मित्र को उसकी आवश्यकता, उसे किसी कार्य के लिए 100 रुपए की आवश्यकता है और वह आपसे 100 रुपए उधार लेता है, तो आपने उसको 100 रुपए दिए अथवा किसी अन्य रूप से उसकी मदद की।
बदले में कुछ समय बाद वह दोस्त आपको वह 100 रुपये लौटा देता है। तो आपने क्रिया तो की, अपने दोस्त अपने मित्र की मदद तो की, लेकिन वह आर्थिक क्रिया नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास 100 रुपये थे, आपके पास 100 रुपये थे और आपने अपने मित्र को 100 रुपये दे दिए। आपके पास 100 रुपये थे, आपने अपने मित्र को 100 रुपये दे दिए। कुछ समय बाद अपनी आवश्यकता की पूर्ति के बाद आपके पास कुछ नहीं बचा, आपने 100 रुपये अपने मित्र को दे दिए। कुछ समय बाद आवश्यकता पूर्ति होने पर यह मित्र आपको पुनः 100 रुपये लौटा देता है, पुनः 100 रुपये लौटा देता है। तो इस क्रिया में, क्रिया तो हुई है दोनों के बीच में, लेकिन इस क्रिया का परिणाम क्या हुआ? आपके पास पहले भी 100 रुपये थे और आज भी 100 रुपये है, तो आपकी आर्थिक वृद्धि नहीं हुई। इसी क्रिया को आर्थिक क्रिया कब कहेंगे? आपके पास 100 रुपये है वर्तमान में और आपने यह 100 रुपये किसी चिर परिचित व्यक्ति को, चाहे वह आपका मित्र हो चाहे कोई और हो, किसी चिर परिचित या किसी मित्र को 100 रुपये ब्याज पर दिए हैं, ब्याज पर उधार दिए हैं, ठीक है, ब्याज पर उधार दिए हैं, अथवा उस 100 रुपये से कोई व्यवसाय किया है, कोई वस्तु खरीद कर लेकर आए हैं। जैसे मान लेते हैं आप इस 100 रुपये से 10 केजी केले खरीदे, 10 केजी केले खरीदे और उन 10 केजी केलों को आपने 12 रुपये प्रति केजी के भाव से बेच दिया। तो शाम तक आपने 100 रुपये के जो 10 केजी केले खरीदे थे, उन 10 केजी केलों को आपने बेच दिया। अब शाम को आपके पास कितने रुपए होंगे? 120 रुपये। सुबह कितने थे? 100 रुपये, जिनसे आपने 10 केजी केले खरीदे, उनको बेच दिया। बेचने के बाद आपके पास रुपए कितने बचे? 120 रुपये। तो आपके पास अर्थ की वृद्धि कितनी हुई? 20 रुपये। आपके पास आर्थिक वृद्धि हुई 20 रुपये। तो इस क्रिया को आर्थिक क्रिया कह सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो मूल अर्थ था, मूल पैसा था, मूल मनी थी, उस मनी में क्या हुई है? वृद्धि। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर 20 रुपये 100 से 120 रुपये हुए हैं। तो ये बात बताइए, अगर उन 10 केजी केलों में 2 केजी केले सड़ गए, उन 10 केजी केलों में 2 केजी केले सड़ गए और उसके पास उसने केले बेचने के बाद केवल 80 रुपए प्राप्त किए, तो यह आर्थिक क्रिया होगी या नहीं होगी? 100 रुपए थे सुबह, उससे 10 केजी केले खरीदे, 2 केजी केले सड़ गए, शाम तक उन बाकी बचे 8 केजी केलों को बेचकर उस व्यक्ति ने 80 रुपए प्राप्त किए। तो यह आर्थिक क्रिया होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, गलत। यह भी एक आर्थिक क्रिया है, क्योंकि इस क्रिया में इसके पास 100 रुपए थे, अब वर्तमान में शाम को जब केले बेचने के बाद इसके पास 80 रुपए बचे, तो इस मूल रकम में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है? इसने जो क्रिया की है, उस क्रिया के बाद इस मूल रकम में वृद्धि या कमी हुई है। वृद्धि का तात्पर्य, वृद्धि हमेशा, जो वृद्धि शब्द है, आप वृद्धि को हमेशा धनात्मक मानते हैं, वृद्धि का तात्पर्य हमेशा बढ़ना मानते हैं। वृद्धि का तात्पर्य केवल बढ़ना नहीं होता, वृद्धि प्लस और माइनस, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार से हो सकती है। तो चाहे इसके मूल अर्थ में कमी हुई है या मूल अर्थ में वृद्धि हुई है, मूल अर्थ में जो चेंजेस हुआ है, उस चेंजेस के कारण इसे आर्थिक क्रिया कहेंगे। तो समझ गए कि मानव अपने जीवन में बहुत सारी क्रियाएं करता है। उन बहुत सारी क्रियाओं में जिन क्रियाओं के माध्यम से उसकी आर्थिक वृद्धि होती है, वृद्धि ध्यान में रखना, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, आर्थिक वृद्धि होती है, केवल उन्हीं क्रियाओं को हम आर्थिक क्रियाएं कह सकते हैं, बाकी अन्य क्रियाओं को नहीं। ठीक है। दूसरी बात, दूसरा बिंदु समझते हैं, आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव। आर्थिक क्रियाओं पर किन किन बातों का प्रभाव पड़ता है, यह जानते हैं। आर्थिक क्रिया होती है वह किन किन बातों से प्रभावित होती है? मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं होती है, मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं जो होती है, उन आर्थिक क्रियाओं पर
भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य की जितनी भी आर्थिक क्रिया होती है उन आर्थिक क्रियाओं पर भौतिक और सांस्कृतिक क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। कैसे? भौतिक का तात्पर्य है भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक का तात्पर्य है मनुष्य ने जिस समाज को क्रिएट किया है या मनुष्य के आसपास धर्म, भाषा, जाति, वेशभूषा आदि के आधार पर जो भी कल्चर, जो भी संस्कृति बनी है वह सांस्कृतिक वातावरण कहलाती है। तो भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। किस प्रकार पड़ता है वह समझाता हूँ। भौतिक जो होता है, जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति मछली पकड़ने का कार्य करता है, मछली पकड़कर वह समुद्र किनारे पर ही उन्हीं मछलियों को बेचता है, तो उसको उन मछलियों के भाव कुछ कम मिलेंगे, उसको उसके भाव कम मिलेंगे। उसका कारण है वो समुद्र किनारे से ही उसने मछलियां पकड़ी है और उसी समुद्र किनारे पर वह मछलियां पकड़ रहा है, तो भाव कम इसलिए मिलेंगे क्योंकि उस समुद्र किनारे के पास दूसरे मछुआरे भी अवस्थित है जो मछली पकड़ने का और मछली बेचने का काम कर रहे हैं। तो एक तो उसके बिजनेस में कंपटीशन हो गया, दूसरा कुछ व्यक्ति जो है उस समुद्र से स्वयं भी अपनी आवश्यकता अनुसार मछलियां पकड़ सकते हैं, जबकि उन्हीं मछलियों को वह ऐसे क्षेत्र में बेचता है जहां पर आसपास कोई समुद्र या मछलियों का स्रोत नहीं है, तो उसको भाव थोड़े अच्छे मिल सकते हैं। दूसरा सांस्कृतिक वातावरण है। सांस्कृतिक वातावरण से तात्पर्य है मनुष्य अगर उन्हीं मछलियों को ऐसे क्षेत्र में जाकर बेचता है जहां पर सारे के सारे इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो मांस मछली का सेवन नहीं करते हैं, तो वहां पर उसको ना तो मछलियों के भाव मिलेंगे और हो सकता है कि उसकी मछलियां बिके ही नहीं, तो उसकी आर्थिक क्रिया प्रभावित हुई। जबकि वह उन मछलियों को ऐसे किसी क्षेत्र में, ऐसे किसी सांस्कृतिक परिदृश्य, सांस्कृतिक क्षेत्र में जाकर बेचे जहां पर मांस मछली खाने वाले व्यक्ति ज्यादा हो, तो उसको उन मछलियों के भाव ज्यादा अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है, तो मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं होती है वह आर्थिक क्रियाएं सांस्कृतिक एवं भौतिक वातावरण से प्रभावित होती है। इसके और भी कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन समझने के लिए इतना काफी है। ठीक है, आगे चलते हैं। मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित होती है। विश्व के विभिन्न प्रदेशों में, विश्व के अलग अलग प्रदेशों में, विभिन्न प्रदेशों में भौतिक व सांस्कृतिक वातावरण की परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न होती है। संपूर्ण विश्व में जो मनुष्य की भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण की जो परिस्थितियां आती है सदैव एक समान नहीं होती। अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग क्षेत्रों में भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण की परिस्थितियां भी भिन्न होती है। यानी स्थान विशेष के आधार पर, प्रदेश विशेष के आधार पर भौतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां बदलती रहती है। इन्हीं बदलती परिस्थितियों के कारण मानव की आर्थिक क्रियाएं भी भिन्न भिन्न होती है। आर्थिक क्रियाएं भी भिन्न भिन्न होती है। इस जो बात मैंने समझाई, इसी बात को दूसरे एग्जाम्पल से इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति वन या जंगल प्रदेश में रहता है, वनों में रहता है। कोई व्यक्ति या कोई व्यक्तियों का समुदाय, समूह है, जंगली क्षेत्र में, वन प्रदेश में निवास करता है, तो उसकी आर्थिक क्रियाएं क्या होगी? वन प्रदेश में उसके आसपास किस प्रकार के तत्व होंगे? वन प्रदेश में मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं खाद्य पदार्थों का संग्रहण करना होगा। वह वनों से फल, पत्तियां, कंद, मूल, फल, इस प्रकार की चीजें हैं वह संग्रहित करेगा और उन संग्रहित वस्तुओं को बेचकर अपना जीवन यापन करेगा। वन प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति मछलियां तो नहीं बेच सकता ना, क्योंकि वहां पर मछलियां उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो वन प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति की आर्थिक क्रियाएं क्या हुई? वन उत्पाद पर आधारित। वह वन उत्पादों का संग्रहण करेगा, आखेट, शिकार का कार्य कर सकता है। ठीक है, और जंगल से लकड़ियों को काटकर, लकड़ियों को एकत्रित करके अपने जीवन यापन के लिए उन्हें बेच सकता है। तो वन प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों को वहां की जो भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी थी, तो वह भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वन पदार्थों का संग्रहण करेगा, आखेट करेगा, लकड़ी काटेगा और अपनी इन्हीं आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से अपना जीवन यापन करेगा। यहाँ पर मनुष्य को भौतिक वातावरण प्रभावित कर रहा है। दूसरा,
घास प्रदेश के मैदानों में रहने वाला व्यक्ति जो है अपनी आर्थिक क्रियाओं में क्या करेगा, पशुचारण करेगा। पशुचारण का कार्य करता है। पशुचारण करके पशुओं से प्राप्त होने वाले पशु उत्पादों का उपभोग स्वयं करेगा और उन्हीं उत्पादों को बेचकर अपना जीवन यापन करेगा। अगर यही जो घास के मैदान है यह उपजाऊ मैदान होंगे या नदी किनारे की उपजाऊ भूमि होगी तो मनुष्य की आर्थिक क्रिया क्या होगी, मनुष्य कृषि कार्य करने लगेगा और कृषि कार्य के माध्यम से अपना जीवन यापन करेगा, कृषि उत्पादों को बेचकर अपना जीवन यापन करेगा। इसके अलावा इन सभी बातों के अलावा अगर मनुष्य की का जो वातावरणीय परिस्थितियां है, मनुष्य की वातावरणीय परिस्थितियां जो है अत्यधिक अनुकूल होने पर व्यक्ति वस्तु विनिर्माण उद्योग भी कर सकता है। वस्तु विनिर्माण उद्योग से तात्पर्य है जैसे जो व्यक्ति है पशुचारण का कार्य कर रहा है, अगर उसके परिस्थितियां, उसका वातावरण उसके अनुकूल हो तो वह उन्हीं पशु उत्पादों को प्रोसेस करेगा। दूध है, दूध से दही, दही से घी, घी से मक्खन और अन्य प्रकार के पशु उत्पादों का अन्य उत्पादों को वह विनिर्मित करेगा। वस्तु विनिर्माण उद्योग, इसका तात्पर्य है एक मूल वस्तु से अन्य वस्तुओं को निर्मित करना। तो वह उस दूध से, पशुओं से जो दूध प्राप्त होता है उस दूध से अन्य प्रकार के डेयरी उत्पाद बनाकर उनको संरक्षित रखकर कई दिनों तक उनको बेच सकता है और अपने आर्थिक क्रियाओं को संचालित कर सकता है। पशुओं से प्राप्त होने वाला चमड़ा है उसके कई प्रकार के उत्पाद बनाकर वह बेच सकता है। तो वह परिस्थिति अनुकूल होने पर व्यक्ति वस्तु विनिर्माण उद्योग कर सकता है, परिवहन के कार्य कर सकता है, व्यापार जैसी आर्थिक गतिविधियां कर सकता है। तो यह सारी की सारी क्रियाएं मनुष्य के भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण के ऊपर निर्भर करती है कि मनुष्य का भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण जैसा होगा उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप उसकी आर्थिक क्रियाएं बदलती जाएगी। क्लियर? आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं यह क्लियर हुआ। आर्थिक क्रियाओं पर किन किन बातों का या किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है यह भी क्लियर हुआ। अब हम जानते हैं व्यवसाय। व्यवसाय किसे कहते हैं? मनुष्य जो है अपने जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई क्रिया करता है। मनुष्य अपने जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई क्रिया करता रहता है। उन जीवन यापन के लिए की जाने वाली क्रियाओं में कुछ क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होती है। आर्थिक क्रियाएं जिनसे उसको के अर्थ में वृद्धि होती है, आर्थिक वृद्धि होती है। तो मनुष्य के जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को ही व्यवसाय कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं को ही व्यवसाय कहते हैं। कंफ्यूज? इसको इस तरह से क्लियर करते हैं। मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को ही व्यवसाय कहते हैं। यहाँ पर आर्थिक क्रिया शब्द आया है, ठीक है। एक ही कार्य अलग अलग परिस्थितियों में आर्थिक क्रिया भी हो सकता है और एक सामान्य क्रिया भी हो सकता है। तो अगर वह आर्थिक क्रिया है तो व्यवसाय कहलाएगी। अगर आर्थिक क्रिया नहीं है, परिस्थिति के अनुसार साधारण क्रिया है तो वह व्यवसाय नहीं कहलाएगी। जैसे आपकी मम्मी आपके घर में, आपके किचन में कौन कौन से कार्य करती है? आपकी मम्मी, आपकी बहन, आपकी दादी माँ जो भी है वो घर के किचन में क्या काम करती है? घर में खाना बनाने का काम करती है, बर्तन झाड़ू पोछा करने का कार्य करते हैं। सामान्यतः ये सारी की सारी क्रियाएं सभी के घरों में होती है। ये सारी की सारी क्रियाएं सभी के घरों में होती है। खाना बनाना है, बर्तन मांजना है, झाड़ू पोछा करना है। लेकिन उन क्रियाओं के बदले आपकी मम्मी, आपके भाई, आपकी बहन जो भी ये सारी क्रियाएं संचालित कर रहा है उनको कोई धन, कोई पारिश्रमिक मिलता है? नहीं मिलता, कोई भी पारिश्रमिक नहीं मिलता। तो ये सारी की सारी क्रियाएं सामान्य क्रियाएं कहलाती है। सारी की सारी क्रियाएं क्या कहलाती है? सामान्य क्रियाएं। जबकि एक औरत यही खाना बनाने का काम, बर्तन धोने का काम, झाड़ू पोछा करने का काम किसी अन्य व्यक्ति के घर पर करती है। कई लोग जो मेड रखते हैं कार्य करने के लिए किसी दूसरे बाहरी व्यक्ति को रखते हैं,
तो एक औरत जो अपने घर में जो सारे कार्य कर रही है वही कार्य किसी अन्य व्यक्ति के घर पर करती है, खाना बनाने का कार्य, घर को स्वच्छता करने का कार्य, तो उस कार्य के बदले उसे पारिश्रमिक प्राप्त होता है। तो पारिश्रमिक प्राप्त होने के कारण उसके अर्थ में वृद्धि हो रही है, उसकी आर्थिक वृद्धि हो रही है, तो वह उसके लिए व्यवसाय है, वह उसके लिए व्यवसाय है। तो व्यवसाय में उन केवल आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। तो मनुष्य जीवन यापन करने के लिए जो भी आर्थिक क्रियाएं करता है उन सभी आर्थिक क्रियाओं को ही व्यवसाय कहते हैं। क्लियर? आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।